नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। बातचीत शुरू करते हैं। आज के सूजस ई बुलेटिन के इस अंक में हम लोग जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन सब पर निगाह डालते हैं। आज का सूजस ई बुलेटिन जो है वो केंद्र सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया गया 2025-26 का, उस 2025-26 के बजट पर आधारित है पूरी की पूरी क्लास। और बड़े ध्यान से देखना है। हालांकि मैं बजट की पूर्व क्लास आपको उपलब्ध करा चुका हूं जिसमें मैंने सभी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको रिवाइज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी निगाह से कुछ खबरें हो सकती है छूट गई हो। लेकिन इस न्यूज़पेपर में और भी ज़्यादा खबरें आपके चर्चा का विषय बनेगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट जो होगी दोबारा आ जाएगी। केंद्रीय बजट 2025-26, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के साथ ही ग्रोथ को भी तेजी से क्या करेगी, बढ़ाएगी। यानी विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग का जो बहुत बड़ा योगदान रहता है, उस योगदान के ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है वो तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज भारत के विकास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब जो है वो कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। हालांकि ये बात सही है, न्यूक्लियर सेक्टर में भी बहुत बड़ा खर्चा जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। 3 इस प्रकार के लघु न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उनकी दिशा में बड़ा बजट 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो है अनाउंस सरकार के द्वारा किया गया है। आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश को विकास को सुनिश्चित करेगा। बजट रोजगार के सभी हर क्षेत्र प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र में समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है ये शुरू की जाएगी। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया है। पीएम धन धान्य योजना 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे 100 जिले जो कृषि के रूप में विकसित होंगे, ऐसे 100 जिलों में, देश के 100 जिलों में इसे शुरू किया जाएगा, पीएम धन धान्य योजना। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो थी उसमें 5 लाख तक होने वाले कार्ड की लिमिट जो है वो 5 लाख तक होने से, यानी पहले 2 लाख रुपए थी, सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट कार्ड की जो है वो कर दिया। यानी 5 लाख रुपए तक का ऋण अब किसान जो है वो ले पाएंगे। इसके बाद अगली है, बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया है। सबसे ज़्यादा चर्चित निर्णय ये रहा क्योंकि अधिकांश मध्यम वर्ग की आय जो है वो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक जो है वो होती है महीने की। तो 12 लाख रुपए तक की जो आय है उसको टैक्स फ्री करके एक बड़ा कदम माना गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस किया गया है ताकि छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नए रोजगार पैदा हों। इसके साथ राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बनाने का प्रयास इस बजट में किया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो है और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी सरकार के द्वारा की गई है। देश के एससी एसटी महिला उद्यमी जो उनको 2 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है वो मिल सकेगा इस योजना के माध्यम से, सरकार ने ऐसा कहा है, और वो भी बिना किसी गारंटी के। मेक इन इंडिया से अब मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है भारत, ऐसा जो है वो कहा गया अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जो राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा उनके द्वारा। तो जरा देखिएगा क्या बातें इसके बारे में हुई और कौन कौन सी ऐसी बातचीत है जिनको हमें जानना है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को क्या करेगा, मजबूती देगा। साथ ही बजट में मेक इन इंडिया से अब मेक फॉर वर्ल्ड की अवधारणा जो है, मेक फॉर वर्ल्ड की अवधारणा
के साथ देश को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि जो है, अब आपको पता है जल जीवन मिशन पहले तो हालांकि 2022 तक शुरू किया गया, उसको बढ़ाकर बाद में 2025 किया, अब सरकार ने उसको 2028 तक करने का फैसला जो है वो कर लिया है। यानी अब जल जीवन मिशन जो है वो 2028 तक हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने पर सरकार फोकस कर रही है। इसके साथ ही पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए भी विशेष सहायता देने एवं राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव दिए हैं, जिस पर केंद्र सरकार ने बजट में मंजूरी भी दे दी है। यानी अब राज्यों को भी ब्याज मुक्त ऋण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा क्या होगा, उपलब्ध हो सकेगा। शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत करने की दिशा में बधाई दी और कहा कि बजट में गरीब, युवा, महिला, किसान के कल्याण की बात की गई है। कृषि, रोजगार, एमएसएमई सेक्टर, ऊर्जा सेक्टर, बुनियादी ढांचा यानी आधारभूत व्यवस्थाओं के विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीकी, कौशल प्रशिक्षण जैसे नवाचार जो हैं, इनके लिए बजट में काफ़ी कुछ प्रावधान किया गया है। इन्होंने कहा कि बजट में किसानों को सशक्तिकरण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो पहले 3 लाख रुपए थी, अब उसकी सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। 5 लाख रुपए तक अब किसानों को ऋण मिल पाएगा और बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को भी मंजूरी दे दी है। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करके देश के 100 जिलों के किसानों को और आगे बढ़ाया जाएगा। नया आयकर कानून होगा। छोटे शहरों को 88 एयरपोर्टों से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसमें बिहार में आपको बताया था ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। आईआईटी जो है उनमें सीटें बढ़ाई जाएगी, आईआईएम में भी सीटें बढ़ाई जाएगी, प्लस आईआईटी और आईआईएम जो है इनके 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। स्टार्टअप और एमएसएमई उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों से युवाओं को रोजगार के अवसर जो है वो ज़्यादा मिल पाएंगे। इसके बाद अगली बातचीत अगर की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में बजट में समावेशी विकास पर विशेष फोकस किया गया है और यह जो है वो देश के एमएसएमई सेक्टर और उद्यमिता जो सेक्टर है उसको आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा कहना है राज्य के मुख्यमंत्री का। चलिए इससे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इसके बाद में केंद्रीय बजट 2025-26 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर भी फोकस करते हैं। 1 लाख रुपए तक प्रति माह औसत आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। मध्यम वर्ग परिवारों को आय और खपत में वृद्धि होगी। वेतनभोगी करदाता जो हैं उनको 12.75 लाख रुपए तक भी कोई कर नहीं देना होगा। यानी जो वेतनभोगी हैं यानी सरकार में कर्मचारी हैं उनको 12.75 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, इन 4 बिंदुओं को आधार मानकर फोकस किया गया। कृषि सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में, निवेश सेक्टर में और निर्यात सेक्टर में। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित होंगे और 100 जो है निम्न उत्पादन वाले जो जिले हैं उनमें उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से। इसके अलावा कृषि में ही अरहर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देकर दालों में आत्मनिर्भरता मिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का अब किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकेंगे किसान। इसके अलावा 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 26 में 4.4% रहने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया। यानी एमएसएमई सेक्टर में अब 5 करोड़ रुपए की बजाय 10 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम, वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को आरंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन जो है वो एमएसएमई सेक्टर को या मेक इन इंडिया मिशन को और ज़्यादा आगे जो है वो बढ़ाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होगी। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। बैंकों से ऋण में वृद्धि सहित पीएम स्वनिधि योजना और 30,000 रुपए तक की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध होगा। यानी अब तक क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने जो है वो बहुत दूसरे फॉर्मेट में देखा होगा, लेकिन अब आपको यूपीआई
लिंक करने वाले क्रेडिट कार्ड भी मिलेंगे। अभी तक सिर्फ रुपे कार्ड ऐसा है जो आप उसे यूपीआई से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी क्रेडिट कार्ड आपके इसके कोई काम नहीं है क्योंकि वो यूपीआई से कनेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो किससे 30,000 रुपये की सीमा उसमें होगी, यानी आप एक महीने में 30,000 तक का क्रेडिट ले सकते हैं और वो भी यूपीआई से कनेक्ट करके। ये बहुत अच्छी पहल होगी। अगर क्रेडिट कार्ड में ये सुविधा मिलती है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होने वाला है लोगों को। इसके अलावा जो ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए पहचान पत्र बनाए जाएंगे। उसके अलावा उनको पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई श्रम पोर्टल देकर स्वास्थ्य की देखभाल भी उनकी की जाएगी। इसके अलावा अगली बातचीत अगर की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिवहन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों में R&D के लिए अणु ऊर्जा मिशन जो है वो भी शुरू किया जाएगा, यानी परमाणु ऊर्जा के सेक्टर के बारे में भी यहाँ पर अच्छी बात की गई है। देखो, विकास केंद्र के रूप में शहरों में 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि जो है वो शुरू की जाएगी। 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं? एटॉमिक एनर्जी के लिए सरकार ने दिए हैं, यानी 20,000 करोड़ रुपए जो है इसकी सीमा के साथ क्या किया जाएगा, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं वो अणु ऊर्जा मिशन के लिए तैयार किए जाएंगे। इस प्रकार के नई प्रकार के अणु ऊर्जा मिशन के साथ आगे बढ़ेगा देश। और उड़ान योजना जो है उसको संशोधित करके 120 नए स्थानों के लिए क्षेत्रीय संपर्क जो है वो बढ़ाया जाएगा और कई 1 लाख आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की स्वामिही निधि जो है वो शुरू की जाएगी। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध एवं विकास के नवाचार पहलों को 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। बल्कि पांडुलिपियों के सर्वेक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा। पांडुलिपियां जो है उनके सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा। बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर, बीमा क्षेत्र में एफडीआई जो है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अब 74% से की बजाय अब 100% जो है वो एफडीआई आ सकेगा। कानूनों में 100 से ज़्यादा प्रावधानों को गैर अपराधीकरण के रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा, यानी जो गैर आपराधिक रूप देने वाले हैं उन कानूनों में भी परिवर्तन करके, पहले भी 3 कानून भारत ने नए बनाए गए, अब विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा इनमें संशोधन करने के लिए। आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है, संशोधित आयकर जो नीति लाई है सरकार उसमें। इसके अलावा टीसीएस भुगतान में जो है और देरी अब अपराध नहीं होगा। किराया पर टीडीएस 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख कर दिए गए, यानी किराया जो उस पर टीडीएस जो है वो अब 6 लाख रुपए हो गए। कैंसर और असाधारण रोगों और गंभीर अन्य जीर्णशील रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क यानी बीडीएस से छूट दी गई है। फिर इसके अलावा बीडीएस को बढ़ाकर 20% किया गया है। सेल्स पर बीडीएस 5% की कमी की गई है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए ओपन सेल्स पर जो है वो भी छूट दी गई है। बैटरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट दी जाएगी। जहाज निर्माण में प्रयोग होने वाली कच्ची सामग्री और घटकों पर 10 साल के लिए बीडीएस, ठीक है, उसमें छूट मिलेगी। फ्रोजन फिश पेस्ट व बीडीएस को 30% से घटाकर 5% किया गया है और फिश हाइड्रोलिसेट पर 15% से घटाकर 5% किया गया है, यानी हर प्रकार के व्यक्ति को इसमें क्या की जा रही है, छूट दी गई है, चाहे वो कोई भी सेक्टर से जुड़ा हो। हालांकि रेलवे जैसे सेक्टर के बारे में अभी इसमें कुछ विशेष नहीं कहा गया है। राज्यपाल से नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों ने की मुलाकात। राज्यपाल देखिए, राजस्थान के सभी राज्यपाल जो है सवाई मानसिंह से लेकर गुरुमुख निहाल सिंह से लेकर आपके यहाँ कलराज मिश्र तक जो राज्यपाल रहे हैं उनकी पूरी इमेज आप लोगों के सामने लगी हुई है। इस फोटो को देखकर भी आप राजस्थान के तमाम राज्यपालों को याद कर सकते हैं और आपको ये पूरा क्रम जो है वो भी याद रहना चाहिए राजस्थान का। तो राजस्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो राजस्थान के जो नए राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े, ये राजस्थान के 22वें, एक तरीके से 22वें व्यक्तिगत तौर पर अगर माना जाए व्यक्ति, है ना, मैं ऐसे नहीं गिन रहा हूँ कि 1 2 बार 3 बार, ऐसा नहीं, तो व्यक्ति के आधार पर जो रहे उसमें अगर पहले वाले राज्यपाल को जो राज प्रमुख थे उनको छोड़ दिया जाए तो क्या होंगे, 21 नंबर के कहलाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मानसिंह जो है वो राज प्रमुख रहे थे, राज
प्रमुख रहे थे वो राज्यपाल नहीं रहे थे। पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। यहाँ से आपको काउंटिंग शुरू करनी है, तो इसके हिसाब से 21वें नंबर पर इनका क्या आएगा, नाम आएगा। तो चलिए, हरिभाऊ बागड़े जो है राजभवन में शनिवार को नॉर्थ ईस्ट में अध्ययनरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि यही एक भारत श्रेष्ठ भारत है जिसमें राष्ट्र के प्रति सभी प्रांत अपनी विविधता में एकता लिए सम्मिलित हैं। उन्होंने विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी का क्या किया, आह्वान किया। पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना जो है उसमें क्या कहा गया, डिस्कॉम और टाटा पावर रिन्यूएबल के बीच में एमओयू किया गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्कॉम्स और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में अभी पीएम सूर्यघर बिजली योजना, जिसमें घरों पर क्या है, सोलर प्लेट्स लगाकर लोगों को क्या किया जाता है, जो है वो बिजली उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये इसके लिए जो डिस्कॉम्स हैं हमारे, जिसमें जयपुर डिस्कॉम है, जोधपुर डिस्कॉम है, अजमेर डिस्कॉम है, और इसके अलावा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एमओयू किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में अभी समझौता किया गया है। यानी 3 हमारे यहाँ विद्युत वितरण कंपनियां हैं, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो इन तीनों विद्युत कंपनियों के बीच में अभी हाल ही में टाटा पावर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में एमओयू किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात और कुछ भी नहीं है। पीएम सूर्यघर योजना में बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। टाटा पावर के साथ इस साझेदारी से डिस्कॉम को इन रजिस्ट्रेशंस को इंस्टॉलेशन में बदलने में सहायता मिलेगी। और उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य आम जन को सौर ऊर्जा बढ़ाकर बिजली खर्च जो है उन्हें मुक्त दिलाना है। इसके अलावा टाटा पावर रिन्यूएबल के सीईओ जो हैं एमडी श्री नंदा ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना में आम जन को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कंपनी प्रदेश में फैले अपने नेटवर्क के माध्यम से इस योजना में लोगों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता करेगी। पीएम सूर्यघर योजना रूफटॉप सोलर के माध्यम से सौर ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इनका महत्वाकांक्षी पहल है। और अब तक 1 वर्ष से भी कम समय में 26,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं। एमओयू के माध्यम से टाटा पावर रिन्यूएबल वेंडर्स की ट्रेनिंग, जागरूकता प्रसार की गतिविधियां जो की जा रही हैं उसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के जो सीएमडी हैं देवेंद्र सिंघी, अजमेर डिस्कॉम जो है उनके और इनके बीच में अभी हाल ही में समझौता जो है वो किया गया है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताया कि अभी हाल ही में राजस्थान की तीनों डिस्कॉम जो है उसने सूर्यघर बिजली योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इस प्रकार का समझौता अभी हाल ही में किया गया है। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण परिवारों का सर्वे जो है वो आरंभ किया गया है। सबके लिए आवास हो, इसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो क्षेत्र है वहां पर क्या किया जा रहा है, आधार के द्वारा इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि हर व्यक्ति को अपना घर मिल सके। इस पहल को इसके साथ ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस क्लास में की है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो थे वो मैंने बता दिए। पीएम घर सूर्य निःशुल्क बिजली योजना में डिस्कॉम जो तीनों हैं हमारी, उन्होंने टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ समझौता किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो केंद्रीय बजट के बारे में वो सब बता दी है। राजस्थान के राज्यपाल के बारे में एक नया जो डाटा है वो आपके सामने रखा है। पूरी इमेज आपको दिखाकर जो है वो आपसे बातचीत की गई है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट के बारे में क्या कहा और देश के प्रधानमंत्री ने बजट के बारे में क्या क्या, उन तमाम बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई। तो आप सबको इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आप लोगों को इस क्लास से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा और ज़्यादा तैयारी को मजबूत करने के लिए आप तैयार रहें, मजबूत रहें, दृढ़ संकल्पित रहें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।